बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के भाई तमंचे वाले भाई को छतरपुर जिला न्यायालय से जमानत मिल गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसको पकड़ने में 17 दिन लग गए और 17 दिन के बाद जिस दिन उसको गिरफ्तारी हुई उसी दिन जो है उसको जमानत मिल गई। उनको किन धाराओं में जमानत हुई? 323, 294, 506 के तहत उन पे एफआईआर दर्ज हुआ। आज हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय वरिष्ठ वकील श्री शशि कुमार द्विवेदी जी से। सर ये बताइए कि किसी जो शालीग्राम महाराज हैं धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को 11 तारीख की ये घटना है, लेकिन 17 दिन उसको गिरफ्तारी में लग जाते हैं। 2 तारीख को उसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन 2 तारीख को ही जमानत हो जाती है। तो इन धाराओं में जो ये धाराएं हैं, क्या इन धाराओं के माध्यम से क्या उसी दिन जमानत की मंजूरी मिल जाती है क्या कोर्ट द्वारा? देखिए, पहली बात तो हमारे सामने एफआईआर नहीं है कि किन धाराओं में, सच में किन धाराओं में एफआईआर हुई थी और क्या कारण रहा कि 17 दिन तक जो है जमानत नहीं दर्ज कराई गई। क्या रीज़न रहा कि 17 दिन बाद न्यायालय के सम्मुख जमानत फाइल की गई। हालांकि इनमें जो धाराएं आप बता रहे हैं 323 एक बार मैं धाराएं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। 323, 294, 506 के तहत जो है धाराएं लगाई। तो 323, 294 और 506 ये सारे अवेलेबल ऑफेंसेस हैं। 7 साल के अंदर की सज़ा के प्रावधान है इसमें। और रही बात गिरफ्तारी की, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया या पुलिस ने 41 की नोटिस दे के उन्हें बुलाया, ये स्पष्ट तभी हो सकता है जब व्यथित पीड़ित व्यक्ति स्वयं सामने हो या जिसने जमानत प्राप्त की है वो सामने हो, तो वो स्पष्ट कर सकता है कि ये किस प्रक्रिया में उनको, चूँकि जमानत 2 तरीके से होती है, एक अग्रिम और एक जो है रेगुलर जमानत। तो इन्होंने कौन सी बेल कराई है, अग्रिम या रेगुलर? नहीं सर, नॉन रेगुलर कराइए, क्योंकि तो रेगुलर बेल में भी आवश्यक नहीं है कि जेल जाके ही आप जो है बेल फाइल करें। बेल आप प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट को यदि लगता है कि बेलेबल ऑफेंसेस हैं और उसकी जमानत लेने वाले जो हैं सफिशिएंट हैं, जिन पे विश्वास किया जा सकता है कि इनके कथनानुसार, इनकी जो है बॉन्ड के अनुसार इसको जमानत दिया जा सकता है, तो जमानत देने में सर मेरा सोचना ये है कि, मेरा कहना ये है कि 323, 294 जो 506 के तहत पंजीकृत धारा है, तो क्या इन पे जमानत आसानी से मिल जाती है कोर्ट द्वारा? मैंने पहले ही कहा कि ये सब 7 साल से नीचे की सज़ाओं के ऑफेंसेस हैं और ये सारे अवेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो इसलिए। सर जैसे 25-25 हज़ार के मुचलके के पे जमानत मिली है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब मुचलके पे और बॉन्ड 2 अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे निजी मुचलके पे अगर दिया गया है, फ़िलहाल इसमें भी मैं अपना व्यक्तिगत टिप्पणी इसलिए करने से दूर रहना चाहूँगा क्योंकि इसमें अभी भी क्लियर नहीं है कि मुचलके पे उनको छोड़ा गया है कि बेल बॉन्ड पे। और जो भी हो, बेल बॉन्ड पे भी छोड़ा गया होगा तो 25-25 हज़ार रुपये का बेल बॉन्ड का मतलब होता है उतनी संपत्ति की कोई ऐसी वस्तु का आप पेपर न्यायालय के सम्मुख प्रोड्यूस करते हैं जिसको न्यायालय देखकर सेटिस्फाइड होती है कि जिस व्यक्ति ने जमानत लिया है उसकी कम से कम इतनी हैसियत है, यदि ये अपनी जमानत का दुरुपयोग करता है तो उनसे इसका जवाब मांगा जा सकता है। तो क्या सर ये बताइए, जो अगर ये केस सही पाया जाता है तो क्या उनको फिर बाद में जेल होगी? बिल्कुल, हर जो है कुकृत्य, हर दंड उसका किसी भी अपराध का एक निश्चित सज़ा का प्रावधान आईपीसी में दिया गया है, उसके मुताबिक इनको सज़ा होगी। तो सर जैसे ये इन धाराओं को अगर किसी नॉर्मल लोगों में लगा दिया जाए तो क्या उनको भी इतनी ही जल्दी जमानत मिल जाएगी? कि उनके लिए, मैं देखता हूँ कि लोग जमानत के लिए रोज़ भटकते रहते हैं, तो क्या इनका बड़ा नाम होने की वजह से या वर्चस्व होने की वजह से जमानत मिला, या नॉर्मल जो कोई लोग जाएंगे तो उनको भी इसी तरह की जमानत मिल जाएगी? देखिए, इसमें कानून किसी बड़े और छोटे के लिए अलग नहीं होता।
कानून सबके लिए बराबर होता है। और चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री का भाई हो और चाहे वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का भाई हो, कानून सबके लिए एक बराबर है। और चूँकि 7 साल से नीचे के सजाओं के प्रावधान थे सभी धाराओं में और सब जमानतीय धाराएं थी, इसलिए उनको उसी दिन जो है जमानत पे रिहा कर दिया गया। इसमें कोई गलत कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, लेकिन सर उनको वीडियो में देखा जाता है कि वो जो है कट्टा लहरा कर गोलियां चला रहे हैं, तो इसको आधार नहीं माना गया है। कट्टा लहरा के गोलियां चलाना वो एक तरीके का इन्होंने हर्ष फायर कहा जा सकता है उसको। डर का माहौल बनाना और किसी को टारगेट करके फायर करना वो अलग चीज़ें हैं। आओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। डर का माहौल बनाना और किसी को टारगेट करके फायर करना ये अलग चीज़ें हैं। वो अपराध की श्रेणी अलग है। और हर्ष फायर करना वो आपका आर्म्स एक्ट के तहत जो है एक अपराध बनता है, जिस पे इनको जो भी प्रक्रिया अपनानी होगी जिला अधिकारी और प्रशासन को, वो अपना उस पे अपनाएंगे। एक बात हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो लेट गिरफ्तारी जो भाग जाते हैं, लेट गिरफ्तारी होती है, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट में उनको फ़ायदा मिलता है जो लेट गिरफ्तारी होती है? कि मतलब लेट गिरफ्तारी क्यों होती है, या लोग इतना गिरफ्तार करने में लेट क्यों हो जाता है? क्या लेट गिरफ्तारी से मतलब फ़ायदा होता है उनको कोर्ट में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेट गिरफ्तारी से अभियुक्त को फ़ायदा के बजाय नुकसान ही होता है। मेरा मानना है कि अगर आप निर्दोष हैं तो आपको जो है न्यायिक अभिरक्षा में चले जाना चाहिए, जिससे आपका ही फ़ायदा है। और जितना आप भागते रहेंगे, आप अपने अगेंस्ट सबूत देते रहेंगे और अपने आप को निर्दोष साबित करने में आपके लिए उतना ही कठिन होता जाएगा। सर थोड़ा इसे हट के एक सवाल करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला सुनाया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनको अब सरकार द्वारा नहीं चुना जाएगा। उनको चुनने के लिए जो विपक्ष के जो नेता रहेंगे, जो सबसे लोकसभा में जिसका सबसे ज़्यादा सीटें रहेंगी, जो उसके विपक्ष के नेता रहेंगे, जो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी रहेंगे और राष्ट्रपति जी रहेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन CJI रहेंगे, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उनके द्वारा चुना जाएगा। तो ये लोकतंत्र के लिए कहाँ तक जो है सही है लोकतंत्र के लिए? देखिए, पहली बात तो न्यायिक आदेश अभी मेरे सामने नहीं है और इसमें स्पष्ट नहीं होता ये कि वहाँ आदेश क्या हुआ। फ़िलहाल ये हाईलाइटेड था, इसलिए कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से जितना मैं जान रहा हूँ, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा और निष्पक्षता रहेगी। लेकिन इसके लिए भी उस आदेश के बजाय उसको संसद में संविधान में संशोधन करना होगा, उसके बाद ही ऐसा हो सकता है। क्योंकि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक संवैधानिक मामला है और जिसमें संविधान में परिवर्तन किए बगैर, संशोधन किए बगैर यह एक मात्र न्यायिक आदेश से किया जा पाना एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए उचित नहीं होगा। फ़िलहाल ऐसा यदि होता है तो ये एक बेहतर कदम होगा। निष्पक्षता इसमें ज़्यादा होगी और पारदर्शिता ज़्यादा होगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि संविधान में संशोधन के बाद यदि ऐसा होगा, तभी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए यह उचित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल में दर्शकों से को कुछ बता पाए। और जो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को जो जमानत मिली है वो किस आधार पे मिली है, सर ने समझाया। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।